हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सेल डीड जो है वो ड्राफ्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का जो पहला पॉइंट आता है वो है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन जो है हमें लिखनी होती है। यानी हमारी हेडिंग में कैपिटल्स में एग्रीमेंट फॉर सेल आ जाता है। और जो हमारी नेक्स्ट लाइन होती है वो ये होती है कि दिस एग्रीमेंट इज़ मेड एट इंदौर, आपका प्लेस और डेट ऑन 7th ऑफ जून 2026। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है इंफॉर्मेशन अबाउट द वेंडर और वेंडी। अब जो हमारे सेलर होते हैं यानी जो घर बेच रहे हैं हम उन्हें वेंडर कहते हैं, और जो परचेस कर रहे होते हैं यानी हमारे परचेसर उसे वेंडी कहा जाता है। स्टार्टिंग में हमारा नेम क्लॉज आता है। इसके अंदर आपको पूरा नाम यानी मिस्टर ए, उनकी उम्र, उनके सन ऑफ पिताजी, रेसिडेंट ऑफ जो भी उनका प्रेजेंट एड्रेस है आप वो लिख देते हैं। अब यहाँ से जो लाइन है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत समझने वाली हो जाती है। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लॉ स्टूडेंट और जितने भी हमारे इवन एक ले मैन को भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिससे सब डील करते हैं। यहाँ से हमारा टेक्निकल पार्ट जो है चालू हो जाता है। इस ब्रैकेट के अंदर पहली लाइन है हियर एंड आफ्टर रेफर्ड टू एज द वेंडर विच एक्सप्रेशन शैल, यानी पूरा ये नाम लिखने की जगह हम कॉन्ट्रैक्ट में आगे इसे सिर्फ वेंडर कहेंगे। आगे क्या लाइन है, अनलेस रिपग्नेंट टू द कंटेक्स्ट और मीनिंग देयर ऑफ शैल मीन, यानी जब तक कुछ और इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है या एक्सप्रेसली नहीं कहा गया है कि कुछ अलग इंटरप्रिटेशन लेना ज़रूरी है, तब तक हम वेंडर ही कहेंगे। और उस वेंडर का मतलब कौन होगा, मिस्टर है जिनका ये सारी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट लाइन हमारी आती है एंड इंक्लूड हिज हायर्स, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड असाइंस ऑफ द फर्स्ट पार्टी, यानी किसी भी रीज़न से अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उनके बिहाफ में उनके हायर्स आ सकते हैं, उनके एग्जीक्यूटर्स आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ सकते हैं, या अगर वो किसी और को असाइन कर लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो व्यक्ति इस शू में आ जाता है। और यहाँ पे एंड करके हमारे परचेज़र यानी हमारी वेंडी जो है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम सेम तरीके से लिख देते हो, सेम लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाती है। ये हो गई परचेज़र और सेलर की इन्फॉर्मेशन। अब इसके जस्ट नीचे आता है हमारी प्रॉपर्टी के बारे में। जो हमारे वेंडर हैं वो एब्सोल्यूट ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी कौन सी है, 101, जो कि 2000 स्क्वायर फीट की है, इस लोकेशन पे सिचुएटेड है। और पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हम उसको सेड प्रॉपर्टी के नाम से देखेंगे, यानी जब भी सेड प्रॉपर्टी की नाम आएगी तब ये वाली जो प्रॉपर्टी है हम इसको रेफ़र कर रहे हैं। जो हमारे वेंडर हैं उन्होंने एग्री करा है कि वो इस प्रॉपर्टी को वेंडी को सेल कर रहे हैं पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ। वो सारे कंडीशन अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए कुछ क्लॉजेज होते हैं जो होना ज़रूरी है। क्लॉज 1 और 2 में हमारा एग्रीमेंट टू सेल है, सेल कंसिडरेशन है, पेमेंट शेड्यूल है और अर्नेस्ट मनी है। यानी पहले तो कन्वे कर दिया, यानी आपने अपना इंटेंशन बता दिए कि इस प्रॉपर्टी के फेवर में है। वेंडर जो है वो इंटेंशन बता रहा है कि वो सेल करना चाहता है किसको, वेंडी को। अब सेकंड पॉइंट में किस कंसिडरेशन में करना चाहता है, तो उसका जवाब है भाई 50 लाख। और जो ये वाली प्रॉपर्टी है जो वेंडी है वो पैसे देंगे किसको, वेंडर को देंगे। ऑफ कोर्स कितने देंगे, 5 लाख रुपए तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही दे देंगे जहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद वो जो 20 लाख रुपए हैं वो 15/7/2026 को देंगे, और बचे हुए 25 लाख वो जब फाइनल सेल डीड जो एग्जीक्यूट होगी उस समय देंगे। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हो गए पेमेंट को लेके। अब अगला क्लॉज क्या आ रहा है कि जब ये पेमेंट होगी तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट कैसे होगा, मार्केटेबल टाइटल के बारे में क्या है, और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का राइट किसके पास है। तो जो वेंडर हैं जिस मोमेंट में आपने 5 लाख रुपए दिए वो एक्नॉलेज कर रहे हैं ये वाली पेमेंट जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। वो कैसे पे हुआ है, इस चेक के थ्रू पे हुआ है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस ब्रांच से मिल चुका है, किसे, वेंडी के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा कि जो मार्केटेबल टाइटल है वो फ्री है फ्रॉम इनकम्बरेंस एंड रीजनेबल डाउट, यानी कोई भी मार्केट में उसके प्रॉपर्टी के खिलाफ क्लेम नहीं कर रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टी तो मेरी है,
इस प्रॉपर्टी पे मैं किराएदार हूँ, ये प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट में नहीं है, इसकी ओनरशिप जो है वो हमारे वेंडर के पास है और उसका मार्केटेबल टाइटल उनके पास है, और उसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई उस पर क्लेम नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा क्लेम कि ये प्रॉपर्टी वेंडर की नहीं है, तो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की है, मिस्टर एक्स ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। सो ये प्रॉपर्टी जो है वो फ्री है एक तरीके से। फिर 5वां पॉइंट क्या है, जो वेंडर हैं वो डिलीवर कर देंगे वेंडी को क्या, टाइटल डीड रिलेटिंग टू द सेड प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन एंड पावर ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रेजेंस फॉर इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टाइटल बाय द वेंडी और हिज एडवोकेट। अब इसका क्या मतलब है कि जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उस समय जो पोजेशन और पावर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो दे दी जाएगी किसे, हमारे सेलर को, और उनके पास और उनके एडवोकेट के पास पूरा राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट यानी पेमेंट करने से पहले वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो टाइटल है, अबाउट द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द टाइटल, वो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और उनका पूरा राइट है। फिर 6, 7, 8 में हमारी परमिशन, टाइम ऑफ फॉर कंप्लीशन, टैक्सेस एंड लाइबिलिटी की बात आती है। अब देखिए वेंडर जो है, सेलर जो है, वो सारी प्रकार की जितनी भी परमिशन जो वेंडी को मिलना ज़रूरी है वो इसी मूवमेंट पे वेंडी को दे रहे हैं। किस लेवल तक, जो कि ज़रूरी है एज पर लॉ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड। फिर 7 पॉइंट के अंदर वेंडर जो है यानी हमारे सेलर जो हैं वो एग्री करते हैं कि जो वेंडी है हमारा परचेज़र, वो ये वाली सेल जो है 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करेगा, यानी जो पेमेंट का जो क्राइटेरिया हमने रखा था वो 6 मंथ के अंदर एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अब 8 पॉइंट आता है टैक्स। अब जितना भी जो टैक्स है प्रॉपर्टी का जो ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी के ऊपर है वो सारा, मतलब जो परचेज डेट के पहले जितनी भी लाइबिलिटीज़ उस प्रॉपर्टी की आती हैं वो सारी लाइबिलिटी हमारे किसकी है, वेंडर यानी हमारे सेलर की है। वो ही पूरा पेमेंट करेगा, सारे टैक्स रिसिप्ट और ये सारी चीज़ें वो वेंडी को कंप्लीट करके ही देगा, यानी एक तरीके से पूरी फ्री बिल्डिंग हमारे परचेज़र को मिल जाएगी। फिर क्लॉज 9 और 10 में हमने बात करी है पोजीशन क्लॉज, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब देखिए जो वेंडर हैं वो हैंड ओवर कर देगा कब, एक्चुअल एंड वेकेंट पोजीशन ऑफ द सेट प्रॉपर्टी, कब, जब सेल डीड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी हम पूरा पेमेंट कर देंगे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट होगा वो हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट से बाउंड होगा, सो उसकी जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, ये सारे जो भी हैं वो कौन बोन आउट करेगा, हमारे वेंडी यानी जो परचेज़र हैं वो पैसे देंगे। सेलर इस प्रोसेस के अंदर एक भी रुपया अपनी तरफ से नहीं देगा। क्लॉज 11 एंड 12 में क्या है, अगर वेंडर जो है डिफ़ॉल्ट कर देता है, परचेज़र डिफ़ॉल्ट कर देता है या नोटिस, और उसके लिए क्या नोटिस पीरियड देते हैं। अब देखिए ये दो जो पॉइंट है ना ये थोड़े इंपॉर्टेंट है और थोड़े हैं अच्छे पॉइंट है। अब देखिए अगर हमारा वेंडर यानी सेलर फेल कर देता है मार्केटेबल टाइटल ऑफ द सेड प्रॉपर्टी को प्रूव करने के, तो जो हमारे परचेज़र है उनके पास पूरा राइट है कि वो कैंसिल कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को। वो कैंसिल करने से पहले क्या बोलेंगे कि हम भाई 15 डेज़ का आपको नोटिस देना ज़रूरी है, किसे, सेलर को, कि भाई तूने जो तेरा मार्केटेबल टाइटल है वो फ्री करके मुझे नहीं प्रूव कर पाया, तो इस वजह से मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ कि मैं एग्रीमेंट कैंसिल करने वाला हूँ। आपके पास अभी भी 15 दिन का मौका है, अगर आप 15 दिन में प्रूव कर देते हो ठीक है, वरना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है। और मैंने आपको जितनी भी पैसे दिए थे यानी जो 5 लाख का हमने पेमेंट करा था वो आप परचेज़र को वापस कर दो। अब इन केस जो हमारा परचेज़र है उसके बाद 6 महीने का समय था कि वो पूरे ऑब्लिगेशन और पेमेंट दे दे, बट उससे वो नहीं हो पाया, तो जो वेंडर है उसके पास क्या राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है एग्रीमेंट को, और उसके लिए भी वो 15 डेज़ का नोटिस देगा, यानी वो 6 महीने का वेट करेगा। 6 महीने वेट करने के बाद नहीं हुआ पेमेंट, प्लस 15 डेज़ का आपका नोटिस पीरियड आ जाएगा। अगर वो इस 15 डेज़ में भी पे कर देता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। बट अगर उसने 15 डेज़ पे नहीं करा यानी 16 डे करे, यानी आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, उस दिन आपके पास राइट है कि आप जो है टर्मिनेशन कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट का। और इस केस के अंदर जो आपने 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में दिए थे वो जो है वो फोरफिट हो जाएंगे, यानी जो आपका सेलर है वो उस पैसों को रख सकता है, उसे वो लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 12 पॉइंट के बाद हमारा लास्ट जो चीज़ आती है वो है स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आपने एक बार प्रॉपर्टी का जितना भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, उसका प्रॉपर्टी नंबर, एरिया, लोकेशन, जो भी राइट्स अटैच्ड है यानी हमारे जितने भी ईजमेंट्री राइट्स है उनकी बातें कर ली। और ये जो एग्जीक्यूशन होगा ना पूरी प्रोसेस का, ये 2 विटनेस के सामने होता है।
अब जनरली ये एक नॉर्म है, मतलब ये लीगल नॉर्म नहीं है, बट जो सब लोग फॉलो करते हैं ये होता है कि जब 2 विटनेस आते हैं तो एक जो विटनेस है वो सेलर की तरफ से आ जाता है और एक जो है वो परचेसर की तरफ आ जाता है, ताकि दोनों पार्टी का एक एक इंसान रहे। तो स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी में आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि उस प्लॉट का नंबर क्या है, उसके एरिया कितना है, कहाँ पे सिचुएटेड है, और इसके साथ साथ आप ये प्रॉपर्टी ही नहीं दे रहे, इसके साथ साथ जितने भी ईजमेंट्री राइट्स हैं और अपैरेटेंस जो भी अटैच्ड हैं। अब ईजमेंट्री राइट्स और अपैरेटेंस बेसिकली क्या हो गया, जितने भी ईजमेंट्री राइट्स हमारे वो होते हैं, जैसे कि आपका घर है, अब उस घर तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ते पे ही जब आप चलोगे तभी आप वहाँ पर पहुँच पाओगे, तो ये वाला राइट भी आपके पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक घर लिया जो कि एक रिवर के पास है, वहाँ पे बोट जो खड़ी करने का एक एरिया है या अटैच्ड गैराज है, सो वो सारी चीज़ें भी उस प्रॉपर्टी की जो पार्ट है वो भी प्रॉपर्टी के साथ ज़रूरी हैं, उसके बिना उस प्रॉपर्टी का यूज़ कम्प्लीटली हो ही नहीं सकता, वो सारी चीज़ें भी अटैच्ड होती हैं साथ में। अब आखिरी में ये किसके सामने हुआ है, इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टीज हियर एंड हैव साइन द डॉक्यूमेंट ऑन द डेट एंड द प्लेस फर्स्ट अबाउ रिटर्न इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेस। यहाँ पे वेंडर के साइन आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे वेंडी के साइन आ जाएंगे, और हमारे विटनेस 1 2 का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है और सिग्नेचर जो है आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह आपका जो डॉक है वो कंप्लीट हो जाता है। और प्लीज़ यार वीडियो अगर सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।